जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं मैं ग्रह यानी कि प्लैनेट पर। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से बात की थी सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम पर। मैंने कल आपको बहुत ही बखूबी से अच्छे से क्लियर किया था कि आखिर वास्तव में सौर मंडल क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है और सोलर सिस्टम के अंतर्गत किसे किसे पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने वर्गीकरण किया था कि सबसे पहले आपको सूर्य को पढ़ना है, उसके बाद ग्रह को पढ़ना है, उसके बाद उपग्रह को पढ़ना है, उसके बाद अन्य आकाशीय पिंड जैसे उल्का पिंड हो गया, धूमकेतु हो गया, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, अन्य आकाशीय पिंडों के अंतर्गत आएंगे। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो आप पिछली क्लास को पहले देखिए, उसके बाद इस क्लास में आएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि जो इसका मेन कॉन्सेप्ट था सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। एक क्लास मेरी भूगोल की वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये 5वीं क्लास है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे आप चाहे टीजीटी देना चाहते हो या पीजीटी देना चाहते हो या स्टेट पीसीएस देना चाहते हो या पुलिस दरोगा लेखपाल वीडियो या टेट सुपर टेट सीटेट या आप कोई भी वैकेंसी किसी भी एसएससी बैंक रेलवे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते हैं कि भूगोल ही एक ऐसा विषय है कि पूरे जीएस में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से आता है, वो चाहे आप जिस एग्जाम को उठा के देख लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रह यानी कि प्लैनेट क्या होते हैं वास्तव में। तो इसकी सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे, उसके बाद इसको वर्गीकरण करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसके बाद हम लोग डिटेल से देखेंगे ग्रह के साथ ही साथ हम लोग उपग्रह के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो धूमकेतु है, उल्कापिंड है, उसके बारे में भी आज ही की क्लास में, एक क्लास थोड़ा सी लंबी जरूर जाएगी लेकिन एक ही क्लास में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे। तो आइए सबसे पहले देखिए ग्रह किसे कहते हैं। तो वास्तव में 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का एक सम्मेलन हुआ था। तो उस सम्मेलन में पूरे विश्व के लगभग 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने इकट्ठा हुए थे और वहां पर जब वैज्ञानिकों ने इकट्ठे हुए थे तो ग्रह की परिभाषा कुछ बनाए हैं। तो उसी ग्रह को हम लोग बात करेंगे क्या होती है इसकी परिभाषा। तो सबसे पहले आप लोग पेन कॉपी उठाकर मेरे साथ चलेंगे लिखते हुए। आइए सबसे पहले लिखिए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, लिखते हुए चलेंगे अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, यानी कि जो 2006 में सम्मेलन हुआ था, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चाहे 2006। तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार ऐसा खगोलीय पिंड आप साथ साथ लिखते चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार ऐसा खगोलीय पिंड जिसका क्या हो, पहली विशेषता, जिसका निश्चित द्रव्यमान हो भैया, क्या हो, निश्चित द्रव्यमान हो। इसी सब बातों को आपको ध्यान रखना है। पहला निश्चित द्रव्यमान हो व गोल आकार हो और सूर्य की एक निश्चित कक्षा में क्या कर रहा हो भैया, परिक्रमा कर रहा हो तो ऐसे ही पिंड को क्या कहेंगे भैया, ग्रह कहते हैं। ऐसे ही पिंड को ग्रह कहते हैं। तो ये हुई परिभाषा। तो 2006 में वास्तव में क्या हुआ था कि एक अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का सम्मेलन हुआ था। तो उसमें 200 से अधिक वैज्ञानिकों इकट्ठा हुए थे। उन्होंने बताया कि आखिर ग्रह को कौन से ग्रह को ग्रह के श्रेणी में रखा जाए और किस पिंड को उपग्रह की बौने ग्रह की श्रेणी में। जैसे 2006 के पहले प्लूटो को भी ग्रह की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन 2006 में जब अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ हुआ, सम्मेलन हुआ, तो प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह में रख दिया गया। तो इसमें तय किया गया है कि ऐसा पिंड हो भैया,
ऐसा ऐसा पिंड हो, खगोलीय पिंड हो जिसका क्या हो, जिसका निश्चित द्रव्यमान हो। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए भैया, निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए, यानी कि निश्चित मास होना चाहिए। दूसरा चीज, इसका आकार कैसा होना चाहिए, गोला आकार होना चाहिए, यानी कि गोल आकार मतलब गोलाकार होना चाहिए पिंड। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना होगा कि इसका क्या आकार, इसका गोला आकार होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि सूर्य की निश्चित कक्षा में परिक्रमा, मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है, यानी कि सूर्य है भैया, यहाँ पर मान लीजिए सन है, सूर्य है, एक कोई पिंड है, इसके पास निश्चित द्रव्यमान भी है, गोला आकार भी है, और यह एक निश्चित कक्षा में क्या कर रहा भैया, परिक्रमा कर रहा है। सूर्य की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। देखिए आज की क्लास में दो शब्द यूज होंगे, एक परिक्रमा, एक परिभ्रमण। एक होता है भैया परिभ्रमण होता है, और एक होता है परिक्रमण, या इसी को कहा जाता है परिक्रमा। परिक्रमण को ही क्या कहा जाता है, परिक्रमण, और एक होता है परिभ्रमण, इसी को कहा जाता है घूर्णन गति, या इसी को कहा जाता है रोटेशन। क्या कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। तो देखिए परिभ्रमण और परिक्रमण क्या होता है, सबसे पहले इसे आप समझ लीजिए। जैसे आप क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने मंदिर में प्रवेश कर गया, आपने मंदिर में जैसे ही प्रवेश किए, मान लीजिए आप आरती की थाली लिए, और आपने ऐसे इस प्रकार से जब आरती लेते हैं चारों तरफ अपने ही अक्ष पर आप घूमते हुए, तो उसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, परिभ्रमण कहते हैं। और कुछ लोग आप देखे होंगे क्या करते हैं, मंदिर के चारों ओर, मतलब मंदिर के जैसे यहाँ पर मान लीजिए मंदिर है, तो मंदिर के बाहर से चारों ओर क्या करते हैं, जल छोड़ते हैं या चारों ओर घूमते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं परिक्रमण। इसे क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं या परिक्रमा कहते हैं। तो ये यहाँ से आप क्लियर हो सकता है। जैसे आप अपने अक्ष पर जब घूम रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, परिभ्रमण कहा जाता है। जैसे लट्टू क्या होता है, जैसे लट्टू आप समझिएगा, लट्टू क्या होता है, अपने ही अक्ष पर क्या होता है, मूव करता है, गति करता है, घूमता है, तो इसे परिभ्रमण कहेंगे। लेकिन आप देखेंगे जैसे मान लीजिए आप मंदिर के चारों ओर जब परिक्रमा करते हैं तो उसी को परिक्रमण गति कहते हैं, या रेवोल्यूशन कहते हैं, या परिक्रमा कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो सम्मेलन हुआ था 2006 में, इसके अनुसार कहा गया है कि ऐसा खगोलीय पिंड जिसका निश्चित द्रव्यमान हो, गोला आकार हो, और सूर्य की एक निश्चित कक्षा में क्या कर रहा हो भैया, परिक्रमा कर रहा हो, ऐसे ही पिंड को क्या कहेंगे साहब, ऐसे ही पिंड को ग्रह की संज्ञा दी गई है। ऐसे ही पिंड को ग्रह कहते हैं। जैसे प्लूटो, प्लूटो को भी पहले ग्रह कहा जाता था। प्लूटो के पास दो विशेषताएं थी। पहले विशेषता तो ये थी कि इसका एक निश्चित द्रव्यमान था, और दूसरी विशेषता ये थी भैया कि ये गोला आकार था। लेकिन जो तीसरी विशेषता है सूर्य की एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करने की, यह सूर्य की निश्चित कक्षा में परिक्रमा नहीं कर पाता था। वास्तव में वह जो वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह की कक्षा में वो ओवरलैप कर जाता था। इसीलिए प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको इतना ही याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रह समझ में आ गया होगा कि मतलब कोई भी पिंड जो होते हैं वो ग्रह नहीं होते हैं, बल्कि उनका क्या होना चाहिए भैया, एक निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरा चीज उसका गोला आकार होना चाहिए। और तीसरी परिभाषा में तीसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है कि वो भैया सूर्य या किसी भी तारे का एक निश्चित कक्षा में अगर परिक्रमा करता रहेगा तो ऐसे ही खगोलीय पिंड को क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और साथ साथ लिखते चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये क्या हो गया, ये सूर्य हो गया। ये क्या हो गया भैया, ये सूर्य हो गया, यानी कि ये सन हो गया, सूर्य हो गया, सन हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला जो ग्रह आता है, इस ग्रह का नाम क्या है भैया, इस ग्रह का नाम है बुध है। तो कौन सा है, बुध है। बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ग्रह आता है, इस ग्रह को कहा जाता है शुक्र। क्या कहा जाता है, शुक्र कहा जाता है। इसी को कहा जाता है वेनस।
तीसरे नंबर का जो ग्रह आता है इसे कहा जाता है पृथ्वी। कौन सा ग्रह कहते हैं? पृथ्वी, या इसी को कहते हैं अर्थ। चौथे नंबर का जो ग्रह आता है इसे कहा जाता है मंगल, या इसी को क्या कहते हैं भैया? मार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स। उसके बाद क्या होता है कि एक छोटी छोटी क्षुद्रिकाओं की पट्टी पाई जाती है, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। इन पिंडों को कहा जाता है क्षुद्रिका। क्या कहा जाता है? क्षुद्रिका कहा जाता है, या क्षुद्रिकाएं कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आता है जिसे कहा जाता है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। आप देवता भी सुने होंगे, तो बृहस्पति ग्रह है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। क्या कहते हैं? जुपिटर। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आता है शनि। कौन सा आता है? शनि आता है। शनि को क्या कहते हैं? सैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटर्न कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा जो आता है ग्रह सर्वाधिक बड़ा में, इसे अरुण कहते हैं। अरुण को यूरेनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। उसके बाद जो ग्रह आता है इसे कहते हैं वरुण, और वरुण को क्या कहते हैं भैया? नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर एक बेल्ट पाया जाता है, फिर से क्या पाया जाता है भैया? एक बेल्ट पाया जाता है। इस बेल्ट को कहा जाता है क्यूपर बेल्ट। क्या कहा जाता है? क्यूपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्यूपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इस बेल्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे तो एरिस ग्रह है। कौन सा ग्रह है? एरिस ग्रह है। ये कौन सा ग्रह है? बौना ग्रह है। इसी को एरिस ग्रह है, इसी को बौना ग्रह है। और क्यूपर बेल्ट के इस साइड आप देखेंगे तो एक ग्रह मिलता है जिसे कहा जाता है प्लूटो। क्या ना आप जानते हैं इसे? प्लूटो के बारे में आप जानते हैं कि इसे बौना ग्रह कहते हैं। इसी तरीके से एक और ग्रह है एरिस। एरिस भी कैसा ग्रह है भैया? ये बौना ग्रह है। इसे आपको याद रखना होगा, इसे आपको याद रखना होगा। उसके बाद अब आप देखेंगे आपसे क्रम पूछा जाता है, ग्रहों का क्रम। उसके आपसे ग्रहों, देखिए यहाँ पर सबसे पहले विशेषता आप देख लीजिए थोड़ा से। बुध ग्रह को की बात की जाए तो सबसे छोटा ग्रह कैसा है भैया? ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह। शुक्र की बात की जाए तो सबसे चमकीला ग्रह है। कैसा है? चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी की बात की जाए तो इसे नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला। मंगल की बात की जाए तो इसे लाल ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है भैया? ये पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि की बात की जाए तो इसे छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है। अरुण की बात की जाए तो इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और वरुण में क्या पाया जाता है? वरुण की बात की जाए तो उसे हरा ग्रह कहते हैं, क्योंकि उसमें मीथेन गैस की अधिकता होती है। तो आइए देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए, आपसे प्रश्न पूछे, देखिए यहाँ से 2-3 प्रकार से सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछे अगर कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो बुध होगा। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो वरुण होगा। अगर पूछा जाए कि सूर्य के दूसरा सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो शुक्र होगा। तीसरा कौन सा है, तो पृथ्वी होगा। चौथा मंगल है। पांचवा कौन सा है, बृहस्पति है। छठा शनि है। सातवां अरुण है और आठवां वरुण है। इस प्रकार से क्रम पूछ लेता है। फिर उसके बाद आपसे पूछता है कि और वही क्रम में पूछ लेता है आकार के आधार में। तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर उसके बाद अरुण है, फिर उसके बाद वरुण है, उसके बाद कौन सा है, पृथ्वी है, उसके बाद कौन सा है भैया, शुक्र है, उसके बाद 7वें नंबर मंगल है और सबसे छोटा 8वें नंबर पे बुध है। इस प्रकार से आकार के आधार पे, मतलब आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति होगा। सबसे छोटा पूछा जाए कौन सा होगा, बुध होगा। सबसे नजदीक का पूछा जाए तो बुध होगा। सबसे दूर का पूछा जाए तो वरुण होगा। सबसे छोटा पूछा जाए तो बुध होगा। सबसे चमकीला पूछा जाए तो शुक्र होगा। और सबसे नीला ग्रह पूछा जाए तो पृथ्वी होगा। लाल ग्रह पूछा जाए तो मंगल होगा। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति होगा। वलय यानी कि छल्ले वाले ग्रह पूछा जाए तो शनि होगा। अगर अरुण की बात की जाए, अगर लेटा हुआ ग्रह पूछा जाए तो अरुण होगा। हरा ग्रह पूछा जाए तो वरुण होगा। तो इस प्रकार से इतनी सारी विशेषताएं, इतने प्रकार से आपसे घुमा घुमा कर प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको ये मानचित्र याद रहेगा भैया, तो आपसे किसी भी प्रकार से
प्रश्न पूछे आप सहमत आसानी से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो क्षुद्रिकाएं पाई जाती हैं किन किन ग्रहों के बीच पाई जाती हैं, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के ग्रह के बीच पाई जाती हैं छोटी छोटी क्षुद्रिकाएं। आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी किन 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 दो ग्रहों के मध्य है, तो इधर शुक्र है, इस साइड कौन सा है, मंगल है, तो शुक्र और मंगल के बीच कौन है भैया, पृथ्वी है। पूछा जाता है कि पृथ्वी और शुक्र को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहन कहा जाता है। पूछा जाता है कि अरुण और वरुण को क्या कहा जाता है, तो अरुण और वरुण को भैया कहा जाता है जुड़वा भाई या सहोदय भाई कहा जाता है। जुड़वा क्या कहा जाता है भैया, भाई कहा जाता है। तो जुड़वा भाई पूछा जाए तो अरुण और वरुण हो जाएंगे। अगर जुड़वा बहन की बात की जाए, ट्विन सिस्टर की बात की जाए, तो शुक्र और पृथ्वी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका आकार लगभग समान है। इनका आकार कैसा है, लगभग समान है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो ये क्षुद्रिकाएं पाई जाती हैं, इन क्षुद्रिका के इस अंदर की ओर जो भाग है, इसी को आंतरिक ग्रह कहते हैं या इसी को पार्थिव ग्रह कहते हैं। और इस पट्टी के बाहर की ओर जो ग्रह हैं, इन्हीं को बाह्य ग्रह कहते हैं या इन्हीं को गैसीय ग्रह के रूप में कहते हैं। तो इस पर अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, इसको मानचित्र बना लेंगे इतना। उसके बाद हेडिंग डालेंगे ग्रह की विशेषताएं। हेडिंग डालेंगे ग्रह की विशेषताएं। क्या हेडिंग पड़ेगी भैया, ग्रह की विशेषताएं आप हेडिंग डालेंगे। तो ग्रह की विशेषताओं में अगर पहली बात की जाए तो कुल 8 ग्रह हैं। कितने 8 ग्रह हैं भैया, कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। कौन कौन सा है, मरकरी है, उसके बाद वेनस है, अर्थ है, उसके बाद मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, और उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद कौन सा है, नेपच्यून। तो कौन कौन से हो गए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। इस प्रकार से क्रम पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है कि परिक्रमा वाली बात। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है परिक्रमा। तो देखिए परिक्रमा की बात की जाए तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है कि जो ये शुक्र है यानी कि वेनस है, शुक्र और यहाँ पर आप देखेंगे यूरेनस, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण की बात की जाए तो सूर्य की परिक्रमा अगर बात की जाए तो सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं भैया, तो पूर्व से पश्चिम करते हैं। पूर्व से पश्चिम करते हैं यानी कि क्लॉकवाइज करते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। उसके बाद पूछा जाए अन्य या शेष ग्रह, तो अन्य ग्रह जितने भी हैं सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं। किस प्रकार करते हैं, पश्चिम से पूर्व। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है इन ग्रहों की भैया कि इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। साथ साथ लिखते चलेंगे, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य से प्रकाशित होते हैं, सूर्य से प्रकाशित होते हैं, सूर्य से प्रकाशित होते हैं। इतना आपको पॉइंट याद रखना है। और अगर पूछा जाए परिक्रमण समय तो सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर परिक्रमण या परिक्रमण समय तय होगा। मतलब कि जो जितना नजदीक होगा वो सूर्य का उतना जल्दी से परिक्रमा कर लेगा, जो जितना दूर होगा वो सूर्य की परिक्रमा करने में उतना समय लगेगा। तो देखिए ग्रहों की विशेषताएं आपने हेडिंग डाला है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पूरे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है परिक्रमा। देखिए शुक्र और अरुण, इस साइड से आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे कौन है भैया, शुक्र है, और इस साइड से भी आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे कौन सा है, अरुण है। इस साइड से भी दूसरे नंबर पे अरुण है, इस साइड से दूसरे नंबर पे शुक्र है। तो ये दोनों ग्रह शुक्र और अरुण क्या करते हैं कि ये दोनों ग्रह क्या करते हैं भैया, पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। सूर्य का जो है ये पूर्व से पश्चिम दिशा मतलब ऐसे परिक्रमा करते हैं, इस प्रकार से ये ऐसे परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और बाकी शेष
जितने ग्रह हैं ये सभी ऐसे इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे, यानी कि पश्चिम से पूरब दिशा में करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, ये सूर्य हो गया, तो जो ये शुक्र है और अरुण है, ये भैया ये मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये कैसे करेगा, इस प्रकार से ये परिक्रमा करेंगे। कौन कौन, शुक्र और अरुण करेंगे। बाकी शेष जितने ग्रह हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर ग्रह है, तो यहाँ से ऐसे इस प्रकार से परिक्रमा करेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। जबकि शुक्र और अरुण कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के अनुसार चल रहे हैं ना, घड़ी के दिशा की दिशा में कौन परिक्रमा करते हैं, तो शुक्र और अरुण करते हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये क्या होते हैं, जितने भी ग्रह होते हैं इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इनके पास जो निकटतम तारा होता है, जैसे सूर्य अपना है, तो इन्हीं सूर्य से क्या होता है, इस पर प्रकाश पड़ता है। जैसे आप पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी पे देखते हैं कि 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटा की रात होती है, तो जो 12 घंटा सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई देता है, वही क्या हो गया, वही प्रकाश की बात हो रही है कि इनका स्वयं मतलब पृथ्वी का स्वयं प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित, यानी कि जब सूर्योदय होता है तब हमें क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है, यानी कि दिन का समय होता है। उसके बाद सूर्य से दूरी के आधार पर परिक्रमा का समय तय किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये बुध है, तो बुध क्या होगा कि इसकी परिक्रमा करे, इसकी परिक्रमा जब करेगा जल्दी से कर लेगा, लेकिन ये शुक्र इससे थोड़ा से और देरी से करेगा। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर वरुण, तो देखिए जैसे शुक्र मात्र 88 दिन में परिक्रमा करता है। कितने दिन में करता है, मात्र 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा बुध कर लेता है। लेकिन वही वरुण की बात की जाए तो वरुण को परिक्रमा करने में लगता है लगभग 165 वर्ष लगता है। कितना लगता है भैया, 165 वर्ष लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि बुध को परिक्रमा सूर्य के चारों ओर करने में मात्र 88 दिन का समय लगता है, जबकि वरुण को परिक्रमा करने में सूर्य का 165 वर्ष लगता है। अब आप सोचिए, यहाँ पर 165 वर्ष है, यहाँ पर मात्र 88 दिन है। तो यह दूरी के आधार पर तय करता है कि कौन सूर्य का सबसे पहले परिक्रमा करेगा और कौन सूर्य का सबसे बाद में परिक्रमा करेगा। तो इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है, इसे आपको याद रखना होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो साथ साथ अगर लिखते चलेंगे ज्यादा बेहतर होगा, और साथ साथ लिखते चलेंगे समझ में भी बढ़िया आएगा। साथ साथ में लिखते चलिए। तो ये हो गया तो ये हो गए ग्रहों की विशेषताएं हो गए। अब हेडिंग डालिएगा, ग्रहों के प्रकार। हेडिंग डालिएगा ग्रहों के प्रकार। ग्रहों के प्रकार। तो जो ग्रह होते हैं भैया ये 2 प्रकार के होते हैं। जो ग्रह होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रह होता है आंतरिक ग्रह। कौन सा होता है, एक तो आंतरिक, या इसी को पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। और दूसरा होता है बाह्य, या इसी को गैसीय ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह कहते हैं। तो देखिए जो आंतरिक ग्रह होता है, देखिए आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो जो ये क्षुद्रिकाएं पट्टी पाई जाती हैं, इसके यहां से लेकर यहां तक जो अंदर की ओर ग्रह है, इन्हें क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इन्हीं को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। देखिए पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लोहे और यूरेनियम जैसे, लोहे एवं यूरेनियम जैसे भारी तत्वों से बने हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। जबकि जो बाह्य ग्रह हैं ये गैसों से बने हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह कहते हैं। तो अगर पूछा जाए आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं, तो आपको याद हो गया होगा, बुध आता है, दूसरा कौन सा हो गया, शुक्र आता है, तीसरा पृथ्वी हो गया, और चौथा कौन सा आता है भैया, मंगल आता है। वहीं पर अगर बाह्य ग्रह में आप देखेंगे तो कौन कौन से आते हैं, बृहस्पति आता है पहला, दूसरा कौन सा आता है, शनि आता है, तीसरा अरुण आता है, और चौथा कौन सा आता है, वरुण आते हैं। तो ये सब बाह्य ग्रह में आते हैं। तो आपसे पूछा जाए आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं, तो बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। जबकि बाह्य या गैसीय ग्रह में कौन कौन से आते हैं
तो बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है और वरुण आता है बाय। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध होगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति होगा। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है, इस प्रकार से पूछा जाए अगर प्रश्न, तो सबसे अधिक घनत्व किसका है, पृथ्वी का है। अगर सबसे कम घनत्व पूछा जाए, सबसे कम घनत्व पूछा जाए तो किसका है, तो सबसे कम घनत्व अगर पूछा जाए तो भैया किसका है, शनि है। तो मैंने आपको बताया ग्रहों के प्रकार। तो ग्रहों के प्रकार दो होते हैं, एक तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह होते हैं, एक बाह्य या गैसीय ग्रह होता है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यह लोहे एवं यूरेनियम जैसे भारी तत्वों से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, मंगल आता है। जबकि बाह्य वाले जो ग्रह होते हैं ये गैसों से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं। इसके अंतर्गत बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है और वरुण आता है। अगर आपसे पूछा जाए पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर पृथ्वी हो जाएगा। सबसे कम घनत्व वाला पूछा जाए तो आपका आंसर शनि हो जाएगा। अगर पूछा जाए पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे नोट कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। तो ये हुआ भैया ग्रहों के प्रकार। ग्रहों के प्रकार, सबसे पहले मैंने आपको ग्रह बताया, ग्रह के बाद मैंने आपको सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में इनका मैप बताया, उसके बाद मैंने आपको ग्रहों की विशेषताएं बताया, चौथे नंबर पे मैंने आपको ग्रहों के प्रकार बताया। अब आइए एक एक ग्रह पर बात करते हैं डिटेल से, एक एक ग्रह पर आइए बात करते हैं डिटेल से। 8 ग्रह है, 8 ग्रह पर बात करेंगे हम लोग डिटेल से, और अच्छे से आप लोग लिखते चलिए साथ साथ में, ताकि आज आपका ये सौरमंडल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो कल से मैं नया टॉपिक ले सकूं। इसीलिए मैं आज एक ही क्लास में इन सभी को बता दे रहा हूं। तो सबसे पहली हेडिंग डालिए बुध ग्रह। बुध या इसी को क्या कहते हैं, तो मरकरी कहते हैं। तो बुध या मरकरी, तो बुध ग्रह हेडिंग डालिए। आप क्या डालेंगे हेडिंग, बुध ग्रह हेडिंग डालिएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि यह सबसे निकट का ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है भैया। ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। अगर पूछा जाए परिक्रमा अगर पूछा जाए तो 88 दिन में करता है। कितने दिन में करता है भैया, 88 दिन में परिक्रमा करता है। और यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या होगा, दिन में जितना गर्म होगा, दिन में जितना गर्म होगा, रात में उतना ही ठंडा हो जाएगा। इसीलिए सूर्य के निकट होने के बावजूद सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह नहीं है। तो ये क्लियर हो गया भैया क्यों सबसे गर्म ग्रह नहीं। देखिए वास्तव में ये जो बुध है ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है या सबसे निकट का ग्रह है। ये सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिन में कर लेता है और वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसीलिए दिन में यह ग्रह जितना गर्म होता है रात में उतना ही ठंडा हो जाता है। दिन में सर्वाधिक गर्म होता है, रात में खूब ठंडी पड़ने लगती है। और इसीलिए सबसे निकट होने के बावजूद सबसे गर्म ग्रह इसे नहीं कहा जाता
है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए तो कौन सा होगा भैया, शुक्र होगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। पूछा जाता है कि किस ग्रह का सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, तो कौन सा ग्रह आंसर होगा, बुध ग्रह आंसर होगा। देखिए दिन में ये खूब गर्म हो जाता है, रात में क्या होता है, खूब ठंडा हो जाता है, ठंडी पड़ने लगती है यहाँ पर, इसीलिए क्या होता है, सर्वाधिक यहाँ पर तापांतर। तापांतर क्या होता है, 24 घंटा का जो ये क्या होता है, तापांतर में जो अंतर होता है उसी को तापांतर कहते हैं। एक पॉइंट में आप इसे समझ सकते हैं। तो दूसरी हेडिंग डालिएगा आप लोग, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह डालेंगे, शुक्र। देखिए इसमें आपको मोटा मोटा याद रखना है कि ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सर्वाधिक यहाँ पर तापांतर पाया जाता है, 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसीलिए दिन में यह ग्रह जितना गर्म होता है रात में ठंडा हो जाता है, और इसीलिए इसे क्या, इसे सबसे गर्म ग्रह नहीं कहते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे शुक्र ग्रह। कौन सा हेडिंग डालेंगे, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हेडिंग डालेंगे, या इसी को क्या कहते हैं, वेनस कहते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा शुक्र ग्रह हेडिंग डालिएगा। इसमें आप पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें CO2 की मात्रा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 97% पाया जाता है। इसीलिए 90 से 97% है। इसीलिए क्या होता है भैया, ये सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला क्या है भैया, ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह। देखिए यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पर क्या होता है, 90 से 97% तक क्या पाया जाता है, CO2 पाया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए सबसे चमकीला या ग्रह है। इसे क्या होता है, इसे भोर का तारा कहते हैं, इसे भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, एवं सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इवनिंग स्टार कहते हैं। तो इसे अगर आपसे पूछा जाए किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, या किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहते हैं, या किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं, या कौन सा ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, किस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाई जाती है, ये सभी का आंसर क्या होगा भैया, शुक्र होगा। इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसी को सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, इसे प्रेशर कुकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे प्रेशर कुकर भी कहते हैं। अगर इसकी बात की जाए परिक्रमा, अगर बात की जाए कि ये परिक्रमा सूर्य का कितने दिन में करता है, तो 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। अगर पूछा जाए ये अपने अक्ष पर परिभ्रमण, अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है, तो 243 दिन में घूमता है। कितने दिन में घूमता है, 243 दिन में। सोचिए कि ये जब ये घूमता है, अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी कर रहा है, तो सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करता है तो इसको समय मात्र 225 दिन लगता है, लेकिन ये अपने अक्ष पर जो घूम रहा है उसमें इसको समय कितना लग रहा है भैया, 243 दिन लग रहा है, 243 डेज लग रहा है, यानी कि सर्वाधिक समय लेता है। इसे आपको याद रखना होगा, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आप एक छोटा सा नोट लिखेंगे, नोट में आप लिखेंगे बुध एवं शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके किसके पास उपग्रह नहीं है, तो ना तो बुध के पास है, ना ही शुक्र के पास कोई भी उपग्रह है। तो शुक्र ग्रह के बारे में आपसे पूछेगा तो आप लिखेंगे कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 97% है, इसीलिए यह सबसे चमकीला होता है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं।
या ये जो परिक्रमा करता है सूर्य का 225 दिन में करता है, जबकि परिभ्रमण करता है 243 दिन में। और बुध एवं शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इसे आपको याद रखना होगा। उसके बाद आइए पृथ्वी पर यानी कि अर्थ, पृथ्वी पर यानी कि अर्थ, पृथ्वी ग्रह हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर आप पहला पॉइंट लिखेंगे पृथ्वी ग्रह में कि सर्वाधिक पानी पाए जाने के कारण या सर्वाधिक जल की उपस्थिति होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, इसे नीला ग्रह कहते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि शुक्र एवं पृथ्वी आकार में लगभग समान है, आकार में लगभग क्या है भैया, समान है, लगभग समान है। इसलिए इन्हें जुड़वा बहन कहते हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा बहन कहते हैं। तो आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, एक उपग्रह है, एक क्या है भैया, इसके पास एक उपग्रह है, कौन है, चंद्रमा। एक उपग्रह है, कौन है भैया, चंद्रमा। अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा ये मान लीजिए क्या हो गया भैया, एक चंद्रमा हो गया, ये क्या हो गया, ये चंद्रमा उपग्रह हो गया, ये क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा के 59% भाग पर, कितने प्रतिशत, 59% भाग पर सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। इस शेष भाग पर क्या होता है कि अंधेरा बना रहता है, शेष भाग पर क्या होता है, अंधेरा बना रहता है। इसी अंधेरे भाग को क्या कहते हैं, शांत सागर कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। इसी शांत सागर पर क्या होता है कि 18 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग महोदय यहाँ पर उतरे थे। इसी कहां पर, शांत सागर पर ही उतरे थे, ये आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। चंद्रमा के 59% भाग पर सूर्य की किरणें पहुंचती है, शेष भाग पर क्या होता है, अंधेरा बना रहता है। इस अंधेरे वाले भाग को शांत सागर के नाम से जाना जाता है। इसी शांत सागर पर 18 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग महोदय जी ने इसी शांत सागर या अंधेरे भाग पर उतरे थे, जो कि पहले चंद्रयान व्यक्ति थे। तो इसे आपको याद रखना होगा। तो आपको मोटा मोटा पृथ्वी के बारे में इतना ही याद रखना है कि सर्वाधिक जल उपस्थिति होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, और शुक्र इसके आकार में लगभग बराबर है, इसलिए इसे जुड़वा वाहन कहते हैं शुक्र और पृथ्वी को। और चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है, और चंद्रमा पर 18 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग महोदय जी ने उतरे थे। कहां पर, शांत सागर में। चंद्रमा के मात्र 59% भाग पर सूर्य की किरणें यानी कि प्रकाश सूर्य का पहुंचता है, शेष भाग पे अंधेरा बना रहता है। उस अंधेरे भाग को शांत सागर कहते हैं। उसी शांत सागर पर 18 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग महोदय जी उतरते हैं। उसके बाद आता है चौथा ग्रह आता है मंगल। कौन सा ग्रह आता है भैया, मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह की बात की जाए तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए लिखिएगा, आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण यहाँ की सतह लाल रंग की है। इसीलिए
इसीलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं भैया, लाल ग्रह कहते हैं। ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है कि इसके पास 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं भैया, 2 उपग्रह है। पहले का नाम है फोबोस, पहले का नाम क्या है, फोबोस, और दूसरे का नाम है डीमोस। दूसरे का नाम क्या है, डीमोस। डीमोस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा क्या है भैया, उपग्रह है। इसे आपको याद रखना है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है भैया, डीमोस है। इसे आपको याद रखना है। और डीमोस किसका उपग्रह है, तो आपको आंसर लगाना है मंगल। मंगल के पास 2 उपग्रह है, एक तो फोबोस है, दूसरा डीमोस है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसी मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पहाड़ पाया जाता है। निक्स ओलंपिया क्या पाया जाता है भैया, पहाड़ पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यह माउंट एवरेस्ट का 3 गुना बड़ा है। मतलब माउंट एवरेस्ट, सोचिए कि पृथ्वी पर पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत अगर आपसे पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा कौन सा है भैया, निक्स ओलंपिया पहाड़ है या निक्स ओलंपिया पर्वत है। ये कहां पर है, ये मंगल ग्रह पर अवस्थित है। इसे आपको याद रखना है। तो मंगल ग्रह पे आपको याद इतना ही रखना है कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड गैस पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, इसलिए यहाँ की सतह लाल रंग की है। इसीलिए मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक पहाड़ पाया जाता है। यह माउंट एवरेस्ट का 3 गुना अधिक ऊंचाई पर है, ऊंचा है। और अगर पूछा जाए इसके पास कितने उपग्रह है, तो 2 उपग्रह है, एक तो फोबोस है, दूसरा डीमोस है। डीमोस मंगल ग्रह का ही नहीं, पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा क्या है भैया, उपग्रह है। इसे आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो आप आंसर आसानी से अब लगा सकते हैं। तो कौन सा होगा भैया, डीमोस होगा। इसे आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। तो इसे आपको याद रखना होगा। तो इसे आपको याद रखना होगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए इस पर मिशन कौन सा गया था, तो आप जानते हैं कि अभी हाल ही में क्या गया था, मंगलयान मिशन गया था। तो मंगलयान के बारे में आप जानते हैं, तो उस पर हम लोग विशेष चर्चा नहीं करेंगे। आइए देखते हैं बृहस्पति ग्रह। किस ग्रह पर बात करेंगे हम लोग, बृहस्पति ग्रह पर हम लोग बात करेंगे। अगर बृहस्पति हेडिंग डालिएगा बृहस्पति ग्रह, तो यह सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पहला पॉइंट लिखिएगा, सबसे बड़ा क्या है भैया, एक ग्रह है, पहला पॉइंट। अगर पूछा जाए अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है, सबसे तेजी से घूर्णन करता है, यानी कि रोटेशन करता है, घूर्णन करता है। और इसका समय लगभग है 10 घंटे। 10 घंटे में एक चक्कर घूम लेता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है, लगभग 24 घंटे का समय लेती है। उसी प्रकार बृहस्पति भी कितना समय लेती है, लगभग 10 ही घंटे में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम लेती है। इसे आपको याद रखना होगा। उसके बाद अगर पूछा जाए तो इसके उपग्रहों की संख्या अगर पूछा जाए तो उपग्रहों की संख्या कितनी है भैया, 79 है। कितनी है, 79। अगर पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि 4 गैलीलियो के द्वारा खोजे गए उपग्रह कौन सा है, गैलीलियो अगर पूछा जाए आपसे कि जो 4 इनमें से 4 किसके द्वारा खोजा गया है, गैलीलियो के द्वारा खोजा गया है। और ये गैलीलियो के द्वारा जो 4 खोजे गए हैं, इनका नाम कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो गैनीमीड है, कौन सा है, पहला गैनीमीड हो गया, दूसरा यूरोपा है, तीसरा कौन सा है, कैलिस्टो है, और चौथा कौन सा है भैया, लो है। अगर पूछा जाए कि पूछा जाए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड। अगर पूछा जाए सौर मंडल का
सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाए कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा भैया, गैनीमीड है। इसे आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस होगा। कौन सा होगा, डीमोस होगा, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। अगर पूछा जाए कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड होगा। और गैनीमीड यूरोपा कैलिस्टो किसके द्वारा खोजा गया था, तो गैलीलियो के द्वारा एक उपग्रह खोजे गए थे। और इनकी टोटल संख्या कितनी है, 79 है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ये सबसे बड़ा ग्रह है, अपने अक्ष पर सबसे तेज से घूमता है और इसके पास उपग्रहों की संख्या 79 है, 79 है। सबसे बड़ा कौन सा उपग्रह है, तो गैनीमीड है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, रेडियो ऊर्जा पाया जाता है, इसीलिए इसे लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। इसे आप अगले पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। इसमें रेडियो ऊर्जा पाया जाता है, इसीलिए इसे लघु सौर तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये अपना पॉइंट याद नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं शनि पर, सैटर्न पर आते हैं। किस पर आते हैं भैया, सैटर्न पर आते हैं, यानी कि शनि पर। शनि की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है कि इसे छल्लों वाला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, छल्लों वाला ग्रह कहते हैं, छल्लों वाला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, वलय पाया जाता है। वलय की संख्या कई किताबों में 7 बताई गई है, कई किताबों में 9 बताई गई। तो आप लिख लीजिए 7 से 9 आंसर, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त किसकी है, 7 संख्या। ठीक है, तो 9 वलय पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ठोस गैसें भरी हुई होती है। क्या भरी हुई होती है, ठोस गैस भरी हुई होती है। इसीलिए यह ग्रह क्या होता है, खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह कौन सा है, तो आपको आंसर कौन सा लगाना है भैया, शनिदेव, शनि लगाना है आपको आंसर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे खूबसूरत अगर आपसे ग्रह पूछा जाए तो कौन सा होगा, शनि होगा। और इसे छल्लों वाला ग्रह कहते हैं। वलय की संख्या 9 पाई जाती है। इसे रिंग आकार का ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रिंग आकार का ग्रह भी कहते हैं। इसे रिंग आकार वाला, रिंग आकार का ग्रह भी इसे कहते हैं। उसके बाद अगर उपग्रह की बात की जाए तो शनि के पास उपग्रहों की संख्या टोटल कितनी है, 82 है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो शनि के पास है। कितने उपग्रह हैं, 82। देखिए मैंने आपको बताया था बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास मात्र 1 उपग्रह है, मंगल के पास मात्र 2 उपग्रह है, बृहस्पति के पास कितना है, 79 उपग्रह है, जबकि शनि के पास कितना है, 82 है, यानी कि 82 उपग्रह है। इसमें से सबसे बड़ा अगर आपसे उपग्रह पूछा जाए तो कौन सा है भैया, टाइटन है। कौन सा है, टाइटन है। इसे आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। देखिए मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो गैनीमीड, सबसे छोटा पूछा जाए तो डीमोस। अगर पूछा जाए सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो टाइटन आपको आंसर लगाना है। इसके अलावा शनि के पास एक उपग्रह है, फोबे। कौन सा उपग्रह है, फोबे है। ये क्या करता है, फोबे की सबसे बड़ी विशेषता ये है भैया कि यह शनि के विपरीत दिशा में, शनि के विपरीत दिशा में ये क्या करता है, घूर्णन करता है, यानी कि गति करता है। शनि के विपरीत दिशा में ये गति करता है, इसीलिए फोबे क्या है भैया, प्रसिद्ध है। ये एग्जामों में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आपको शनि के बारे में इतना ही याद रखना है। इसे छल्ला वाला ग्रह कहते हैं, इसे रिंग आकार का ग्रह कहते हैं। इसमें वलय पाया जाता है 7। इस वलय में क्या होता है, ठोस गैस भरी हुई होती है, इसलिए यह खूबसूरत दिखाई देता है। और इसके उपग्रहों की संख्या की बात की जाए तो 82 है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। और फोबे इसके शनि के विपरीत दिशा में गति करता है। और टाइटन जो है इस सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो गैनीमीड हो जाएगा, सबसे छोटा उपग्रह पूछा जाए तो डीमोस हो जाएगा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो टाइटन हो जाएगा। इतना आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे यहीं से प्रश्न थोड़ा से घुमा देता है, तो आपको घूमना नहीं है बल्कि आंसर अच्छे से लगाना है।
है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है अरुण। किसकी बात करनी है भैया? अरुण। अरुण की बात की जाए तो इसे ए सर्वाधिक झुका है। आप ऐसे लिखिएगा कि अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुकाव होने के कारण, अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुकाव होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ क्या कहते हैं भैया? ग्रह कहते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, उपग्रह की अगर संख्या पूछा जाए तो इसके पास उपग्रह की संख्या कितनी है? 27 है, यानी कि 27 उपग्रह है। दूसरी हेडिंग डालिएगा वरुण। दूसरी हेडिंग कौन सा डालेंगे? वरुण। वरुण में अगर उपग्रहों की संख्या पूछा जाए, उपग्रह की संख्या पूछा जाए तो कितना है? 14 है। कितने उपग्रह है भैया? 14 है। और नोट पॉइंट में आपको याद ये रखना है कि अरुण और वरुण की बात की जाए, अरुण और वरुण को क्या कहते हैं? सहोदय भाई कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सहोदय भाई कहते हैं। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो अरुण के बारे में केवल आपको इतना रखना है कि अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुकाव इसका है। झुकाव होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और इसके पास उपग्रहों की संख्या 27 है। और वरुण की बात की जाए तो इसके पास उपग्रहों की संख्या 14 है। और नोट में आपको याद रखना है कि अरुण और वरुण को क्या कहते हैं भैया? अरुण और वरुण को सहोदय भाई के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये ग्रह हो गए। तो आपको, मुझे उम्मीद है, क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया ग्रह किसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार। उसके बाद मैंने आपको ये मानचित्र बनवाया। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि ग्रहों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। चौथे नंबर पे मैंने आपको बताया ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ ये क्षुद्रिका पट्टी के अंदर वाले आंतरिक ग्रह होते हैं, बाहर वाले बाह्य ग्रह होते हैं। और पांचवें नंबर पे मैंने आपको एक एक ग्रह के बारे में आपको डिटेल से बताया। अगर उपग्रहों की संख्या आपके, देखिए उपग्रह भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया साथ में ही। अगर आपसे पूछा जाए उपग्रहों की संख्या तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और मंगल के पास 2 उपग्रह है, एक तो फोबोस है, दूसरा डिमोस है। डिमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है। सबसे 4 उपग्रह गैलीलियो के द्वारा खोजा गया। कौन कौन सा? तो पहला गैनीमीड हो गया, यूरोपा हो गया, कैलिस्टो हो गया, लो हो गया। गैनीमीड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि के पास टोटल उपग्रहों की संख्या 82 है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? टाइटन होगा। शनि का एक उदाहरण फोबे भी है, फोबे उपग्रह भी है। यह शनि के विपरीत दिशा में क्या करता है? गति करता है। अरुण के पास उपग्रहों की संख्या 27 है, जबकि वरुण के पास उपग्रहों की संख्या 14 है। इसे आपको याद रखना होगा। अब 2 छोटे छोटे पॉइंट है, उसे भी मैं बता देता हूं ताकि आपका पूरी तरीके से क्या हो जाए, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हेडिंग डालिएगा धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु या पुच्छल तारा हेडिंग डालेंगे, धूमकेतु या पुच्छल तारा। ये क्लास थोड़ा से लंबी जा रही है, लेकिन आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपका, देखिए, मात्र दो क्लास में सौरमंडल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना, गतियां वगैरह पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग डालिएगा धूमकेतु या पुच्छल तारा, आप हेडिंग डालिएगा। देखिए क्या होता है वास्तव में, एक क्या होता है, एक पिंड होता है। क्या होता है भैया? एक पिंड होता है। यह पिंड क्या होता है कि किससे बना हुआ होता है? यह पिंड जो होता है यह किससे बना हुआ होता है? यह बर्फ से बना रहता है, हिमानी गैस से बना होता है, हिमानी गैस से बना होता है। और किससे बनेगा? बर्फ से, हिमानी गैस से बना रहेगा। और इसमें क्या होंगे? धूल होंगे। धूल तो सभी में रहते हैं, सभी उपग्रह में, ग्रह में रहते हैं। कोई भी पिंड हो सभी में रहते हैं। तो धूमकेतु या पुच्छल तारा होता है क्या वास्तव में? देखिए, ये मान लीजिए भैया क्या है, ये सूर्य है। ये क्या है भैया? ये सूर्य है, यानी कि सन है। आप थोड़ा से ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए, ये सूर्य है यानी कि सन है। सन के पास सर्वाधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण है। इस गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, इसके आसपास की चीजें सभी के सभी इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। वैसे ही
ही क्या होता है कि ये जो धूमकेतु होता है या पुच्छल तारा होता है, यह भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। और ये पिंड किससे बना हुआ होता है? बर्फ से बना हुआ होता है, हिमानी गैस से बना हुआ होता है, धूलकण से बना हुआ होता है। यह वास्तव में होता है कि जब यह घूमते घूमते क्या होता है, जब पृथ्वी के सबसे नजदीक पहुंचता है, पृथ्वी के क्या होता है, सबसे जब नजदीक पहुंचता है, तो इसका जो सूर्य की तरफ जो ये भाग होता है ये पिघलने लगता है। और जब ये पिघलेगा तो इसमें क्या होता है, गैस होते हैं, तो इसलिए फव्वारे के रूप में ये दूर चला जाएगा। इससे एक पूंछ जैसी रचना का निर्माण होता है। इसी को कहा जाता है पुच्छल तारा। क्या कहा जाता है भैया? इसी को पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जो देखिए आपको कैसे याद रखना है, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ये पिंड क्या होता है, घूमता रहता है। जब यह सूर्य के सबसे नजदीक आता है तो इसका केंद्रीय भाग पिघल कर ये फव्वारे के रूप में, फुहारे के रूप में गैस उड़ने लगता है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो एक लाखों किलोमीटर तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? लाखों किलोमीटर तक इस पूंछ की लंबाई हो सकती है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पुच्छल तारे का मुख कहां पर होता है, तो मुख सूर्य की तरफ होता है। पूंछ कहां पर होता है, तो सूर्य से दूर होता है या विपरीत दिशा में होता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण के लिए एक जैसे है हेली का पुच्छल तारा। कौन सा है? हेली का पुच्छल तारा। हेली का जो पुच्छल तारा है, ये भैया 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। या 1986 में दिखाई दिया था, अब यह 2062 में दिखाई देगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि हेली का जो पुच्छल तारा है यह 76 वर्ष के अंतराल पर दिखता है, या 1986 में दिखा था, अब यह 2062 में दिखेगा। तो आपको एक धूमकेतु या पुच्छल तारा समझ में आ गया होगा। आप केवल मोटा मोटा इतना समझिए कि सूर्य के पास क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इसलिए ग्रह, उपग्रह, अन्य आकाशीय पिंड इसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। उसी प्रकार में धूमकेतु जो पिंड होता है यह बर्फ और हिमानी गैस धूलकण का बना हुआ होता है। यह जब चक्कर लगाते लगाते सूर्य के पास आ जाता है तो इसका केंद्रीय भाग पिघल, या इसका जो सामने वाला भाग होता है पिघलने लगता है और फुहारे के रूप में उड़ने लगता है, दूर जाने लगता है। ये लाखों किलोमीटर इसकी लंबाई हो सकती है। इसी को पुच्छल तारा कहा जाता है। धूमकेतु का मुख कहाँ होता है? सूर्य के तरफ होता है। पूंछ कहाँ होता है? तो दूर होता है या सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, धूमकेतु या पुच्छल तारा। एक और छोटा सा पॉइंट है, उसे भी देख लेते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट का समय लेंगे, आपका ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट का समय लेंगे। आता है एक पॉइंट उल्काश में। इस उल्काश में, या इसी को कहा जाता है उल्का पिंड, या इसी को कहा जाता है टूटता हुआ तारा। क्या कहा जाता है भैया? टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा ये कहा जाता है। देखिए अभी तो मैंने आपको सूर्य के बारे में बताया, अब यहाँ पर हम लोग पृथ्वी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर क्या है भैया? अर्थ है, यानी कि इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई पिंड होता है। क्या होता है भैया? कोई पिंड होता है, या किससे बना होगा? धूल से बना होगा। और किससे बना होगा भैया? गैस से बना होगा। अब यह पिंड क्या होता है कि घूमते घूमते क्या होता है? पृथ्वी के पास आता है। जब पृथ्वी के पास आने का ये प्रयास करता है तो पृथ्वी के पास जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी क्या करता है? इस पिंड को अपनी ओर खींच लेता है। इस पिंड को क्या करता है भैया? अपनी ओर खींच लेता है। और जब यह खींच लेता है तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल से टकराकर ये पिंड क्या होता है? जलने लगता है। इसी जलते हुए पिंड को टूटता हुआ तारा कहते हैं। आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि जब पृथ्वी के वायुमंडल की परतों से टकराकर पिंड जलने लगता है तो जलते हुए जब जलने लगता है तो जलते हुए पिंड को ही क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं। जब यह पिंड पूरी तरीके से जल जाता है, यानी कि पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, तो इसी को उल्काश में कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को उल्काश में कहते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि यह पिंड पूरी तरीके से जल नहीं पाता है,
और पृथ्वी पर आकर क्या होता है, पृथ्वी की सतह पे आकर गिर जाता है, इसी को उल्का पिंड कहते हैं। और जब पृथ्वी की सतह पे यह गिर जाता है तो एक गड्ढा सा बन जाता है, इस गड्ढा को उल्का गड्ढा या क्रेटर कहते हैं। इस गड्ढा को क्या कहते हैं भैया, उल्का गड्ढा कहते हैं, या गड्ढा कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। जब इस क्रेटर या उल्का गड्ढा में वर्षा का पानी भर जाता है, यानी कि बरसात का पानी भर जाता है, तो इसी को कहा जाता है उल्का झील या क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। उल्का या क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे तो जैसे पेरू और बोल्विया के सीमा पर स्थित टिटिकाका झील, ये सबसे उपयुक्त उदाहरण है किसके, क्रेटर या उल्का झील के उदाहरण है। आपसे पूछा जाता है कि क्रेटर झील या उल्का झील के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो लोनार झील हो सकता है, टिटिकाका झील हो सकता है, क्योंकि इसी ये किससे बना है, उल्का पिंड से इनका निर्माण हुआ है। तो क्लियर हो गया। देखिए आपको मोटा मोटा ऐसे समझना है कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर कोई पिंड है, यह पिंड पृथ्वी की ओर जब आता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी के नजदीक आता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैसों का घेरा है, उसी गैसों के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की परतों से जब यह टकराता है, रगड़ खाता है, तो यह जलने लगता है। उसी जलते हुए पिंड को टूटता हुआ तारा कहते हैं। जब यह पूरी तरीके से जल जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है, तो उसी को उल्का में कहते हैं। जब यह कभी कभी पूरी तरीके से जल नहीं पाता है, तो पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाता है, इसी को उल्का पिंड कहते हैं। और इस उल्का पिंड से जो गड्ढा बनता है, इसे उल्का गड्ढा या क्रेटर कहते हैं। जब इसमें बरसात या वर्षा का पानी भर जाता है, तो इसे उल्का या क्रेटर झील कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील, बोल्विया और पेरू के सीमा पर स्थित टिटिकाका झील इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। ये आपकी क्लास कंप्लीट हुई। मैंने आपका सौर मंडल कल क्लास स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको कल सौर मंडल स्टार्ट किया था। 2 क्लासों में मैंने आपका सौर मंडल नामक टॉपिक कंप्लीट कर दिया। पहले क्लास में मैंने आपको सूर्य के बारे में संपूर्ण रूप से बताया था कि कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। दूसरी क्लास में मैंने आपका ग्रह भी कंप्लीट कर दिया, उपग्रह भी कंप्लीट कर दिया, अन्य आकाशीय पिंड भी कंप्लीट कर दिया, यानी कि उल्का पिंड भी हो गया, उल्कास्म भी हो गया, टूटता हुआ तारा भी हो गया, धूमकेतु और पुच्छल तारा भी हो गया। इस प्रकार से एक क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। आगे अब हम लोग दिन प्रतिदिन नृत्य हम लोग बढ़ते चलेंगे। आप लोगों का काम केवल इतना है, आपको मैं फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूं, तो आपका कार्य केवल कर्तव्य इतना है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोग कमेंट करना मत भूला करें। और दूसरा चीज है कि आप लोग पेन कॉपी लेकर जरूर बैठा करें, ताकि मैं आपको जिस प्रकार से लिखवाते हुए चल रहा हूं, आप उस प्रकार से अगर नोट्स बनाएंगे तो आपकी अच्छी नोट्स भी तैयार होगी। आपकी क्या होगा, जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा 1 हफ्ते 15 दिन, तो क्या होगा कि रिवाइज करने में आपको बहुत ही आसानी होगा। तो जो लोग टीजीटी या पीजीटी देना चाहते हैं, उन सभी भाई बंधुओं का आप लोग जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।